Okay, Assalamu alaikum. Bismillah Rahman Rahim. So let's start lab number three. Previously we have covered the lab number one, lab number two, and lab number eight. तो तीन लैब जो है हम कम्प्लीटली जो है वो कर चुके हैं, जिनमें लैब टू जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। तो लैब थ्री भी जो है वो भी थोड़ी सी बड़ी है। लेट्स सी कि हम कितनी कवर करते हैं। और जो है फिर बाद में जो लैब फोर, लैब फाइव और लैब सिक्स और लैब सेवन, ये चारों जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लैब्स हैं। और वो जो है वो थ्योरी इसमें बहुत कम है, तो वो हमारी जल्दी जो है कवर हो जाएंगी। तो लैब नंबर थ्री इज अंडरस्टैंड ओरेकल आर्किटेक्चर एंड इट्स फाइल्स विद डेटा डिक्शनरी व्यूज। तो ओरेकल की जो आर्किटेक्चर की जो और उसकी फाइल्स हैं, कि ओरेकल आर्किटेक्चर किस तरह से क्यूरी प्रोसेस होती है और उसकी फाइल्स हैं, उसके हवाले से कुछ डेटा डिक्शनरी व्यूज हैं, उसके हवाले से जो है हम स्लैब के थ्री के अंदर कवर करेंगे। तो तीन तरह की फाइल्स हैं: डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, डेटालॉग फाइल्स। तो फर्स्ट दीज आर द डेटा फाइल्स। तो डेटा फाइल्स होल्ड द परमानेंट कंटेंट्स ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। तो उसके परमानेंट कंटेंट्स हैं ओरेकल के, डेटा जो है वो डेटा फाइल के अंदर अवेलेबल होता है। सो ओरेकल डेटा फाइल इज लाइक अदर फिजिकल फाइल्स ऑन डेटाबेस सर्वर. Oracle data files are binary files. You cannot modify the contents of the file by directly opening the binary file. These contents can only be modified by the Oracle database server itself. And Oracle software should not modify the contents. Other software should not modify the contents of the Oracle data file. अगर आप ओपन करना चाहें डेटा फाइल तो ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चीज आपने टच नहीं करनी, कोई मॉडिफायर नहीं करनी। When the instance is stopped normally, the data files are the persistent mechanism that stores the current state of your data. जैसे इंस्टेंस आपका स्टॉप हो जाएगा तो आपका जो करंटली जो भी आपने मॉडिफिकेशन की है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। सेशन सर्वर प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर रीडिंग डेटा ब्लॉक्स फ्रॉम द डेटा फाइल्स इनटू द बफर कैशे। सेशन का जो सर्वर प्रोसेस है वो डेटा फाइल से जो है वो डेटा डेटा उठा के उसको मेमोरी के अंदर बफर कैशे, जैसे ही हमारा इंस्टेंस स्टार्ट होता है तो वहां पे स्टोर करता है। अलबत्ता और जो डेटाबेस राइटर है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, is responsible for writing data, change data from SGA buffer cache to the data files. अब जो बफर कैशे है उसमें से जो डेटा होगा वो डेटा फाइल्स के अंदर डेटाबेस राइटर रखेगा, और जो डेटा फाइल से जो डेटा उठा के लेकर आएगा वो हमारा सर्वर प्रोसेस लेकर आएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि डेटा जो है जब मूव होना है दोनों में, डेटा फाइल्स और डेटाबेस बफर कैशे में, तो ये दोनों काम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दोनों मुख्तलिफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, और जो डेटाबेस में जो डेटा जा रहा है डेटा फाइल्स में, वो जा रहा है जो डेटा मॉडिफाई हो चुका हो। और जो डेटा मॉडिफाई हो चुका होता है उसको हम डेटाबेस के अंदर क्या कहते हैं? आप में से कोई बताएगा उसको उसको क्या कहते हैं? जो मॉडिफाइड डेटा होता है डेटाबेस बफर कैशे के अंदर, उसको क्या कहते हैं? कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन? ये प्रीवियस लैब के अंदर हमने कवर किया। सर सवाल की रिपीट कर जो। बेटा जो डेटा मॉडिफाई हो चुका है डेटाबेस बफर कैशे के अंदर अवेलेबल है, तो के जाके डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। जो डेटा मॉडिफाई हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं उसको? मैं ये प्रीवियस लैब जो है जो हम कर चुके हैं, ये लिखा आपके सामने, राइट्स dirty buffers from the buffer cache to the data files. जो डेटा मॉडिफाई हो चुका होता है उस डेटा को हम कहते हैं डर्टी बफर्स। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है वाइवास में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो डेटाबेस राइटर इज रिस्पांसिबल फॉर राइटिंग चेंज डेटा फ्रॉम द एसजीए। आप एसजीए स्टैंड्स फॉर, एसजीए स्टैंड्स फॉर, सर सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाही थियल। अच्छा, अच्छा, database writer process responsible for writing the change data from SGA buffer cache to the data files. So SGA stands for, can somebody tell me? ये SGA भी आपका मैं प्रीवियस लैब के अंदर कवर किया, ये लिखा हुआ आपके सामने।
system global area, SG. The database writer operates in a lazy style, writing only modified blocks that haven't been recently used. यानी कि वो इमीडिएटली जाके वो राइट नहीं करता डेटा फाइल्स के अंदर, वो लेजी स्टाइल में, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा काम हो चुका होता है, वो कमिट हो चुका होता है, तो फिर जाके वो राइट करता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही डेटा जो है वो कमिट हो गया या डेटा जैसे ही डेटा मॉडिफाई हो गया तो जाके वो राइट कर देगा, इस तरह से वो नहीं करता, ताकि वो परफॉर्मेंस जो है वो उसकी डाउन ना हो सके। तो बार बार जाके वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेगा तो उससे परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की डाउन हो जाएगी। Database writes change that refers in batches, not immediately after each has been modified. यानी कि immediately जैसे डेटा मॉडिफाई हुआ तो जाके डेटा फाइल्स के अंदर नहीं लिखता, वो बैचेस में लिखता है। बैच यानी कि एक चंक ऑफ द डेटा जो है, एक सेट ऑफ द डेटा जो है मॉडिफाई होता है, तो उसको जाके फिर राइट करता है। Remember that the database is the collection of data files, control files, and online video log files. When the instance is running, data lives in a memory. In the cache structure, user access the data in the cache, not directly from the database. जैसे ही हमारा इंस्टेंस अप होता है तो हमारे पास डेटा फाइल ओपन होती है, कंट्रोल फाइल ओपन होती है, ऑनलाइन रीड फाइल्स ओपन होती हैं, और जो डेटा है उनमें से एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास मेमोरी के अंदर आता है, कैशेस के अंदर, जिसको यूजर एक्सेस करता है। वो डेटा फाइल्स को डायरेक्टली यूजर एक्सेस नहीं करता। When a user requests a data and data is not in any of the buffer cache, the user server process reads the data from the data file into the buffer cache. डेटा जिस तरह हमारा मेन मेमोरी के अंदर, एसजीए के अंदर डेटाबेस बफर कैशे है, अगर डेटा उसमें नहीं होता तो फिर जाके वो डेटा फाइल्स में से रीड करता है और बफर कैशे में जाके वो लोड करता है। At this point, user can access the data. User never directly access the data file, but user server process read द डेटा फ्रॉम द डेटा फाइल, जो कि पॉइंट पहले से ऊपर पैराग्राफ में की हुई है, यूजर डायरेक्टली डेटा फाइल एक्सेस नहीं करता, वो बफर कैशे से जाके वो एक्सेस करता है डेटा को। वो बफर कैशे में डेटा को जो लेकर आने का जो काम है वो डेटाबेस बफर कैशे का है। ठीक है, डेटाबेस राइटर does as little work as possible while remaining consistent to its purpose of ensuring that changes to the data blocks are permanently saved. जो डेटाबेस राइटर है वो बहुत कम काम करता है while remaining consistent to its purpose of ensuring the changes to the data blocks are permanently saved. यानी कि उसका काम ये है कि जो चेंजेस हमने की हैं वो सारी की सारी परमानेंटली जाके डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाए, उसका काम यही है। और वो इमीडिएटली जाके वो काम परफॉर्म नहीं करता। पहले तो अगर वो हमारा अंडू हो जाता है तो रीडलॉग बफर से सारा काम हमारा वापस आ जाता है। अगर अंडू नहीं होता, अगर हम कमिट करते हैं तो कमिट करने के बाद ही इमीडिएटली जाके वो डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर नहीं करता। वो जब एक बैच पूरी हो जाती है उसके बाद जाके जो डेटा फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम डेटा फाइल्स अगर हमें देखनी चाहें तो हम किस तरह से देख सकते हैं। बेटा एसक्यूएल प्लस दिख रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है एसक्यूएल प्लस की? Yes, sir. अच्छा, हमारे पास एक व्यू है, इस व्यू के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डेटा फाइल्स है वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। अब इस व्यू के अंदर हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब ये सारे के सारे इसके अंदर कॉलम्स हैं। हम देखते हैं, सिलेक्ट फाइल डॉलर फ्रॉम वी डॉलर डेटा फाइल। अच्छा, ये नीचे एक तो फाइल है, कितनी फाइल है, हमारा 4 फाइल्स है। क्रिएशन टाइम RFS सर है सच जी। लिखने में नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, सर क्यों नजर नहीं आ रही जहाँ आप एक लिख एक रहे हैं? सेकंड, एक सेकंड।
शो हो रही है अभी? Yes, sir. ठीक है। जी सर, अब आ रही है सही। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से कॉलम में इसकी कोई लोकेशन दी हुई होती है। ये है सी ओरेकल एक्सी ऐप, ओरेकल ओराडाटा एक्सई यूजर्स डॉट डीबीएफ। ये जो हमारे पास डीबीएफ है, डीबीएफ जो फाइल है वो एक्सटेंशन है डेटा फाइल की। तो अगर हम जाएं यहाँ पे सी सी के बाद ओरेकल एक्सी ऐप, ओरेकल ओराडाटा एक्सई। तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स डॉट डीबीएफ, बट ये शो हो रहा है आपको, बात शो हो रही है? Yes, sir. ठीक है। ये हमारे पास इस लोकेशन के ऊपर ये हमारे पास डेटा फाइल्स पड़ी हुई है। यूजर्स टेम्प, हमारे पास अनडू टीपीएस 1, हमारे पास सिस्टम, हमारे पास 1 2 3 4, मतलब ये 4 हमारे पास डेटा फाइल्स है। बाकी हमारे पास कंट्रोल फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पे हम चेक करें कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंट्रोल फाइल, तो कंट्रोल फाइल की जो है वो भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है, कंट्रोल डॉट डीबीएफ। तो कंट्रोल फाइल भी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो डेटा फाइल की लोकेशन हमें पता चली कि हम डेटा फाइल को जैसे ही सिस्टम को शट डाउन कर दें, इंस्टेंस को शट डाउन करते हैं, हम डेटा फाइल को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर। तो हमारी डेटा फाइल हमारी बैकअप होगी और दोबारा से हम उसको वहां पर रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो अब डेटाबेस के अंदर ओरेकल जो है वो डेटा को स्टोर डेटा फाइल्स के अंदर किस तरह से करता है। ओरेकल के अंदर जो जो कॉन्सेप्चुअल डेटा ब्लॉक्स हैं उनको कहते हैं ब्लॉक्स, एक्सटेंट्स एंड सेगमेंट्स। An Oracle block is the smallest unit of physical storage. Each block is physically contiguous range of disk sectors. यानी कि जो ब्लॉक है वो फिजिकली कंटेजियस यानी कंटिन्यूअस उसका एक जो है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा हमारे जो हार्ड डिस्क के ऊपर। एन एक्सटेंड इज अ कॉन्टेजियस अलोकेशन ऑफ डेटा ब्लॉक्स। अब एक्सटेंड जो है बेसिकली एक से ज्यादा ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक्सटेंड बनता है। ठीक है। एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स फिजिकल स्टोरेज इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब किसी ऑब्जेक्ट, चाहे हमारा टेबल हो चाहे हमारा व्यू हो, इंडेक्स हो, हैश हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको फिजिकली स्टोरेज स्टोर करना है, तो उसके लिए कम से कम एक सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। और एक सेगमेंट जो है वो एक से ज्यादा एक्सटेंड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और एक्सटेंड जो है एक से ज्यादा ब्लॉक्स के ऊपर जो कंप्राइज्ड होता है। ठीक है। अ सेगमेंट इज मेड ऑफ एटलीस्ट वन एक्सटेंड व्हिच इन टर्न इज मेड ऑफ एटलीस्ट वन ब्लॉक। यहाँ पे ये एक सेगमेंट जो है उसमें एक एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड के अंदर एक कम से कम ब्लॉक होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अगर एक एक्सटेंड में हमारे पास हमने रिजर्व किया हुआ है 5 ब्लॉक्स को, तो दूसरा एक्सटेंड उसी सेगमेंट के अंदर भी 5 ब्लॉक्स ही यूज करेगा, उससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। A block can belong to one and only one extent, and an extent can belong to one and only one segment. When a segment is created, at least one extent is allocated. The first extent is called the initial extent, and the subsequent extents are called the next extents. अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेगमेंट, एक्सटेंट या ब्लॉक, ये तीनों जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये फिजिकली आपके डिस्क के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। फिजिकली जो डेटा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। ये ओरेकल जो है इस डेटा को इस तरह से मैनेज करता है। तो अगर वो कहेगा मुझे एक सेगमेंट जो है डिस्क के ऊपर चाहिए, तो उस एक सेगमेंट के अंदर एक एक्सटेंट के हिसाब से जो ब्लॉक साइज होगी, अगर 5 ब्लॉक साइज का है तो कंटिन्यूअस सिर्फ मेमोरी लोकेशन असाइन कर देगा और उसकी लॉजिकल कनेक्टिविटी आपके ओरेकल को दे देगा कि ये जो है आपके लिए स्पेस रिजर्व करके रख दिया है। लेकिन वो भी डायरेक्टली ओरेकल मैनेज नहीं करता, क्योंकि ओरेकल थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका
डिस्क डेटा को एक्सेस करता है। सो द डेटाबेस ब्लॉक इज आइदर 2K यानी कि 2 किलोबाइट्स, 4 किलोबाइट्स, 8K, 16K और 32K। इससे ज्यादा भी रिसेंट रिलीजेस में जो है अवेलेबल है। द डिफॉल्ट साइज फॉर 11G इज 8K यानी कि 8 किलोबाइट्स। द स्पेस फॉर द ब्लॉक मस्ट बी फिजिकली कंटीग्यूअस or adjoining on the disk unit. You cannot have a block that is split into more than one piece. यानी एक ब्लॉक एक से ज्यादा पीसेस में डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 8 किलो बाइट्स का ब्लॉक है तो कंटिन्यूस हमें 8 किलो बाइट्स ही हमारे पास मेमोरी में चाहिए होंगे। Since the block is the smallest unit of storage, it is also the smallest unit of input output the database performs. यानी कि ओरेकल जब कोई डेटा को रीड करने के लिए जाएगा तो कम से कम एक ब्लॉक रीड करेगा, और अगर राइट करने के लिए जाएगा कम से कम एक ब्लॉक राइट करेगा। उससे कम जो है वो रीड या राइट नहीं करता, उससे ज्यादा जो है रीड कर सकता है, लेकिन इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ऐसा नहीं कि 1.5 ब्लॉक्स या 2.5 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स या 4 ब्लॉक्स। For instance, if the block is 4K in size, then one read or write operation will be 4K. An extend is a continuous allocation of blocks for an object in the database. If you suggest a 64 kilobyte extend and the block size is 4K, then the database must find 16 blocks. तो उसके अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय हेलो, जी सर। आवाज आ रही है ना? मैंने पता नहीं क्या सेशन जी एक्सपायर हो सर। गया। So an extend is a continuous allocation of blocks of an object in the database. If you request 64K extend and the block size is 4K, so 64K divided by 4 will be 16. तो टोटल हमारे पास 16 ब्लॉक्स होंगे, all physically adjacent to each other, just like a block cannot be split into more than one piece. तो पूरे का पूरा एक्सटेंड होगा वो भी कंटिन्यूस सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन होगा। और एक सेगमेंट जो है कब क्रिएट होता है, जब हमारे पास टेबल क्रिएट हो, हमारे पास टेबल्स की पार्टीशन क्रिएट हो, हमारे पास इंडेक्सेस क्रिएट हो, या इंडेक्स की पार्टीशंस क्रिएट हो, क्लस्टर्स हो, मटेरियलाइज्ड व्यू क्रिएट हो या मटेरियलाइज्ड व्यू लॉग्स हमारे पास क्रिएट हो। तो मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकली वो क्रिएट होंगे तो हमारे पास जो है ये सेगमेंट जो है इनको असाइन होगा। अब बाय डिफॉल्ट जो है ओरेकल का जिस तरह से लिखा हुआ है 8K, आप इसको कम भी कर सकते हो और इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप कम करोगे तो आईओ ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म होगा, अगर आप ज्यादा करोगे तो आईओ ऑपरेशन कम परफॉर्म होगा, लेकिन वो ट्रेड ऑफ जो है आपको फिर डीपी आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब है हमारे पास कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल हमने जो है यहाँ पे सर्च करके देख लिया, तो कि एसक्यूएल के अंदर हमने ये इसकी कंट्रोल डॉट डीबीएफ ये भी अवेलेबल है, control.dbf ये कंट्रोल फाइल है हमारे पास इस डेटाबेस की। अब कंट्रोल फाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, द डेटाबेस नेम हमारे पास होता है, द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ ऑल द डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन लॉग्स। इन डेटाबेस का नाम क्या है, जो है हमारे डेटा फाइल्स की नाम क्या है, उनकी लोकेशंस क्या है, जो लॉग फाइल्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, और डेटाबेस की जो स्टेट की जो इंफॉर्मेशन है करंटली जब वो स्टोर हो रहा है तो उसकी जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन वो भी कंट्रोल फाइल के अंदर होती है। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस स्टार्ट होता है, इंस्टेंस स्टार्ट होता है, हमारे पास जो कंट्रोल फाइल है वो ओपन होती है, और कंट्रोल फाइल ओपन होने के बाद उसमें से लोकेशंस पढ़ने के बाद जो है वो दूसरी फाइल्स को ढूंढ के ओरेकल जो है इनको स्टार्ट करता है। The control file is the master file of the database, यानी कि उसको हार्ड फाइल कहते हैं या मास्टर फाइल कहते हैं। Without the control file, you will not be able to start the instance. If the control file is lost, an open instance will crash. क्योंकि वो अ, जो डेटाबेस की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन स्टेटस की वो उसमें ऐड कर रहा होता है। तो अगर कंट्रोल फाइल हमारी जो है वो अवेलेबल नहीं है तो हमारा डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर अगर बीच में कोई किसी ने उसको डिलीट करने की कोशिश की या क्रैश हो जाती है तो हमारा पूरी सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा। नॉर्मली वी हैव Oracle multiplex the control file, maintain multiple identical copies of the same file. Oracle gives us the liberty कि हम कंट्रोल फाइल की वो जो है वो डुप्लीकेट कर सकें, उसके मल्टीपल कॉपीज बना सकें। मल्टीप्लेक्स्ड कॉपीज शुड रिजाइड ऑन डिफरेंट डिस्क वॉल्यूम फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक से मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं।
If some failures occurs on the disk unit which comprises one control file, one of the multiplexed copies can be used to restore the bad control file. तो अगर कोई कंट्रोल फाइल करप्ट हो गई या खराब हो गई तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी एक और कॉपी से, क्योंकि दूसरी डिस्क पे जो है हमारे पास अवेलेबल है। Your database control file contains database name, names of the table spaces and the data files, log history, database creation date, names and locations of all the data files and online redo logs. आपकी जो आर्काइव हिस्ट्री है, आपकी जो चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आपकी डेटा फाइल्स के अंदर अवेलेबल होती है। करंट लॉग सीक्वेंस नंबर है, आरमैन यानी रिकवरी मैनेजर, आपका बैकअप सेटअप एंड पीसेस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कंट्रोल फाइल शुड बी मल्टीप्लेक्स इन ऑल ऑफ योर डेटाबेसेस। द मल्टीप्लेक्स कॉपीज ऑफ कंट्रोल फाइल शुड रिजाइड ऑन सेपरेट डिस्क फॉर्म, ये तो हमने पढ़ा है। अब उसको मल्टीप्लेक्स करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी डिस्क मिररिंग, बट डिस्क मिररिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, so disk mirroring is not a substitute for multiplexing. With disk mirroring, the operating system maintains duplicate copies, but all actions on one copy are performed on the mirror copy as well. For instance, if a system administrator accidentally deletes a control file, the mirrored copy is also deleted. अब क्या डिस्क मिरर में क्या होता है कि एक कॉपी की जो है वो एज इट इज जो है वो डेटा दूसरी में जा रहा होता है और उसकी मिररिंग हो रही होती है। जो एक्शन हम एक फाइल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दूसरी फाइल के ऊपर भी वही एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, ड्रॉपबॉक्स वगैरह, गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, तो अगर हम किसी भी एक सिस्टम के ऊपर कोई फाइल डिलीट करते हैं, उसकी जो कॉपी दूसरी क्लाउड पे दूसरी जगह में पड़ी हुई है, वो फाइल जो वहां पे से जो है वो डिलीट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क मिररिंग, क्योंकि वो मिररिंग कर रहा होता है। तो वो हम नहीं करेंगे इसको मल्टीप्लेक्स करने के लिए, क्योंकि इसका फायदा नहीं है। अगर एक फाइल खराब हो जाएगी तो दूसरी भी कॉपीज, दूसरी भी उसकी कॉपीज जो है वो खराब हो जाएंगी। या एक कॉपी को हम डिलीट कर देंगे एक्सीडेंटली तो दूसरी भी कॉपीज हमारी डिलीट हो जाएंगी, तो डिस्क मिररिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, मल्टीप्लेक्स कंट्रोल फाइल्स should be used even when the primary storage uses Oracle's software rate architecture called automatic storage management. अब मल्टीप्लेक्स कंट्रोल फाइल्स जो है हमारी इस्तेमाल होंगी जब हम ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर रेट एनवायरनमेंट है, जिसमें एक एक से ज्यादा जो डिस्क होती हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट में, वो लगा देते हैं। एक रेड होता है, जिस तरह से रेक होता है जिसमें राउटर्स लगे होते हैं, तो जिसमें एक मल्टीपल हार्ड ड्राइव और लगी होती है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रेक, और वो एक डेटाबेस मैनेज कर होता है। उसको हम कह सकते हैं कि ये कॉपी जो है कंट्रोल फाइल एक इस डिस्क पे भी रखो, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो रेट जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास फाइल है रिडोलॉग फाइल्स। द ओरेकल डेटाबेस मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन कॉल्ड द रिडोलॉग. Redo is the main recovery mechanism. If the instance crashes before the modified data blocks have written back to the data files, Oracle automatically recovers the lost changes by reading the redo log. यानी कि अगर हमारा इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है, जब क्रैश हो जाता है तो उसकी जो चेंजेस हैं वो ओरेकल रोल बैक करता है। तो जब रोल बैक करता है, रोल बैक कहाँ से करेगा? वो इसी रिलॉग फाइल से रोल बैक करेगा। If a failure occurs to a data file, you can restore the data file from a backup and use the restored information to reapply or redo the transaction that have occurred since the backup was taken. अगर हमारा डेटा फाइल का जो है वो फेल्यूर हो जाता है, तो हम डेटा फाइल जो है वहां से बैकअप करके और उसके रीडो की इंफॉर्मेशन जो है वो उठा के हम उसके ऊपर दोबारा चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिलॉग फाइल्स के अंदर वो अवेलेबल होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारा जो सेशन है वो एब्रप्टली अगर हमारे पास क्लोज हो जाता है, तो अगर एब्रप्टली क्लोज हो जाता है तो उस सिनेरियो में ओरेकल ऑटोमेटिकली रोल बैक कर देता है। अगर हम कमिट या रोल बैक नहीं लिखते, तो अगर हमने ना ही रोल बैक लिखा है ना ही हमने कमिट लिखा है और हमने सेशन को बंद कर दिया एब्रप्टली, तो उसमें ओरेकल ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देता है। और अगर जो है वो हमने नॉर्मल तरीके से जो है वो एग्जिट किया है, तो नॉर्मल तरीके से जो ओरेकल वो चेंजेस को कमिट कर देता है। तो जब चेंजेस को कमिट करने के लिए चाहिए होगा तो इन्हीं रिडोलॉग फाइल से वो डेटा को उठा के उन चेंजेस को स्टोर करेगा। ठीक है,
क्योंकि हमने कमिट तो ड्यूरिंग सेशन तो किया नहीं है, तो डेटा जाके वो स्टोर हुआ नहीं है, डेटा स्टोर नहीं हुआ, सेशन हमारा बंद हो गया। तो जब बंद हुआ तो वो रीड लॉग फाइल से डेटा को उठा के उन फाइल्स में जाके जो है वो डेटा फाइल्स के अंदर वो अपडेट इंफॉर्मेशन कर देगा। The reader records are initially written to the memory structure called the reader buffer, and log writer process is responsible for writing the contents of the reader buffer to the online log files. अब log writer जो है वो जो है log buffer से डेटा उठा के जो है log files के अंदर जाके वो स्टोर कर देता है। Whenever transaction commits, the reader record must be written to the online log files. जैसे ट्रांजेक्शन जो है हमारी कमिट होती है तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो लॉग फाइल से जाके लॉग बफर से जाके लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। A commit is not complete until the reader information has been written to the online log files. तो कमिट जो है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक जब तक हमारा डेटा जो है जाके लॉग फाइल्स में स्टोर ना हो। Notice that a commit does not have to write to the database data file to the complete. अब कमिट करने से डेटा फाइल के अंदर डेटा इमीडिएटली नहीं जाता, वो बाद में भी जा सकता है, क्योंकि जो डेटाबेस राइटर है वो लेजी स्टाइल में काम करता है। तो लेजी स्टाइल में जब तक उसको पूरी एक बैच नहीं मिलती तब तक वो जाकर डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर नहीं करता, तो बैच का इंतजार करता है। अलबत्ता लॉग फाइल्स के अंदर क्योंकि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रोल बैक और रिकवरी के लिए, कमिट उसके डेटा के लिए, तो जो है वो इमीडिएटली जैसे कमिट होगा तो लॉग राइटर जाके इमीडिएटली तो जो है वो लॉग बफर डेटा उठा के ऑनलाइन log files में स्टोर कर देगा। Just as with the control file, you should multiplex your online log files. To multiplex a log file, you create a group with multiple members. Multiplexing will safeguard you in case you lose one member of the group. You still have to log reports another member of the group. अच्छा, log files जो है वो आपकी मल्टीप्लेक्स भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा भी क्रिएट होती हैं, और आपकी ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। यहाँ पे अक्सर आपने ये वर्ड देखा होगा, ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स। ठीक है, ये वर्ड आपको दिख रहा है ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स। ऑनलाइन का मतलब ये कि वो अभी लॉग फाइल्स लाइव हैं, उनको हम अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है कुछ फाइल्स जो हैं जिसमें चेंजेस हो चुकी हैं लेकिन हम उनको ऑफलाइन कर दें ताकि ताकि ओरेकल उसको जो है वो चेंज ना कर सके। ठीक है, तो फाइल्स को हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सिर्फ रीडोलॉग फाइल्स को, कंट्रोल फाइल या डेटा फाइल को नहीं। ठीक है, सो अब ओरेकल आर्किटेक्चर, ये तो हो गया हमारे भी डेटा फाइल्स। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ओरेकल आर्किटेक्चर के हवाले से कि ओरेकल आर्किटेक्चर इंटरनली क्वेरी को किस तरह से प्रोसेस करता है, ये भी आसान है। Now that we have seen the memory components, files and processes, let's put it all together to see how it works. ये बेसिकली आपका जो है ओरेकल आर्किटेक्चर जो यहाँ से आपका शो हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपके पास एचजीए है, शेयर्ड पूल, बफर कैशे, रीलॉग बफर, ये हमारे पास एसमोन है, पीमोन है, ये प्रोसेस मॉनिटर, ये हमारे पास सिस्टम मॉनिटर। सिस्टम मॉनिटर हमारे पास क्या करता है, सेशन को मॉनिटर करता है, अगर सेशन हमारे पास क्लोज हो जाता है एब्रप्टली तो वो उसकी रिकवरी परफॉर्म करता है। प्रोसेस मॉनिटर हमारे सेशन को जो है वो मॉनिटर करता है कि हमारा अगर कोई यूजर सेशन एब्रप्टली क्लोज हो जाए तो उसकी रिकवरी परफॉर्म करता है। और ये क्या है, पीजीए प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। एसजीए जैसे इंस्टेंस स्टार्ट होता है हमारा एसजीए स्टार्ट हो जाता है, और जैसे यूजर एप्लीकेशन कनेक्ट होती है सर्वर प्रोसेस के थ्रू तो हमारा पीजीए जो है वो अलोकेट हो जाता है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। ठीक है, और जैसे ही यूजर एप्लीकेशन जो है सर्वर प्रोसेस के थ्रू कोई क्यूरी जो है वो रिक्वेस्ट करती है। अब क्यूरी जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि जाके वो एसजीए की बफर कैशे के अंदर वो चेक करता है कि अगर वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है तो ठीक है, अगर डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो डेटा फाइल डेटा को उठा के वो जाके बफर कैशे के अंदर स्टोर करता है, और डेटा जो मॉडिफाई हो चुका होता है मॉडिफाइड डेटा बफर कैशे से उठा के डेटाबेस रेटर डेटा फाइल में स्टोर करता है। ये चीज जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि डेटा फाइल्स में जहां से रीड करता है, रीड करने का काम सर्वर प्रोसेस का है और राइट करने का काम डेटाबेस राइटर का है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। रीडिंग के लिए डेटा फाइल से डेटा उठा के यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो डर्टी बफर्स है वो डर्टी बफर्स जहां से उठा के यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। और ये हमारी रीडोलॉग फाइल्स है, रीडोलॉग फाइल में जैसे डेटा मॉडिफाई हो जाएगा उनकी मॉडिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रीडोलॉग बफर के अंदर जो है वो स्टोर हुई होती है। और जैसे हम कमिट लिखते हैं तो लॉग राइटर जो है वो लॉग राइटर रीडोलॉग बफर से डेटा उठा के रीडोलॉग फाइल्स के अंदर स्टोर करता है, और वो तब करता है जब हमारा चेक पॉइंट जो है हमारे पास इनिशिएट होता है। और चेक पॉइंट तब इनिशिएट होता है जब हम
एप्लीकेशन में कमिट लिखते हैं। तो जैसे ही चेक पॉइंट इनिशिएट हुआ, चेक पॉइंट का जो एक फ्लैग है वो डेटा फाइल्स के अंदर भी चला जाएगा, चेक पॉइंट का फ्लैग है वो कंट्रोल फाइल के अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि चेक पॉइंट जो है डेटाबेस की स्टेट को स्टोर करने के लिए काम आता है। और चेक पॉइंट जो है डेटाबेस राइटर को भी जाके ट्रिगर करेगा कि भाई तुम उठो जाके डेटा राइट करो, और चेक पॉइंट लॉग राइटर को भी ट्रिगर करेगा कि भाई तुम उठो जाके डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पे जाके स्टोर करो। तो कमिट में जैसे कमेंट लिखा ये इनिशिएट हुआ, इनिशिएट होने के बाद इसको ट्रिगर किया, इसको ट्रिगर किया, इस पे इंफॉर्मेशन लेकर आया, इस पे इंफॉर्मेशन लेकर आया, ठीक है। और यूजर एप्लीकेशन जैसे कनेक्ट हुआ, अगर क्यूरी की रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है तो डायरेक्टली यहाँ से फेच हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर डेटा फाइल से यहाँ से फेच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो इसकी क्यूरी है वो क्यूरी जाएगी इस शेयर्ड पूल के में, और शेयर्ड पूल के अंदर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद जो हमें पता चलेगा कि डेटा यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो एक एरो जो है सर्वर प्रोसेस से यहाँ पे छोटा सा मिसिंग है जो यहाँ पे ऐड करना चाहिए। इसी की जो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको समझा वो यहाँ पे अवेलेबल है। A user connects to the instance, a server process starts and allocates its PGA। यूजर जैसे कनेक्ट हुआ सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्रोग्राम ग्लोबल एरिया हमारा इनिशिएट होता है। यूजर इश्यूज अ क्यूरी, द सर्वर प्रोसेस चेक्स शेयर्ड पूल टू सी इफ द क्यूरी इज प्रीवियसली बीन इशूड। अगर क्यूरी इनिशिएट करता है यूजर, अगर वो शेयर्ड पूल के अंदर अवेलेबल है उसको चेक करता है, अगर नहीं है अवेलेबल तो वो उसको पास करता है, कंपाइल करता है और कैशे करता है क्यूरी के अंदर शेयर पूल के अंदर, ठीक है। नहीं है तो उसको पास करता है, प्रोसेस करता है शेयर पूल के अंदर। The server process executes the query which requires the data not in the buffer cache। जब क्यूरी जो है बफर कैशे के अंदर अवेलेबल नहीं है तो सर्वर प्रोसेस रीड्स द ब्लॉक्स कंटेनिंग द डेटा फ्रॉम डेटा फाइल्स इनटू द बफर कैशे। तो सर्वर प्रोसेस डेटा फाइल्स को जो है वो रीड करता है और उनमें से डेटा को जो है रीड करके जो है वो डेटा बफर कैशे के अंदर लिख कर आता है। यूजर इशूज अ डीएमएल स्टेटमेंट, अगर कोई चीज को मॉडिफाई करता है बस, यानी कि अपडेट इंस्टॉल डिलीट करता है, तो सर्वर प्रोसेस कॉपीज द ब्लॉक्स कंटेनिंग द डेटा टू द बफर कैशे इफ दे आरंट ऑलरेडी देयर एज वेल एज ब्लॉक्स फ्रॉम अनडू सेगमेंट। द करंट स्टेट ऑफ द रिकॉर्ड इज फर्स्ट रिटर्न टू द अनडू ब्लॉक्स। जैसे ही डेटा को मॉडिफाई हुआ तो उसको अनडू ब्लॉक जो है उसके डेटा को मॉडिफिकेशन सेव होती है। The redo records of the changes and of the undo information are written to the redo buffer। The changes are applied to the block in the buffer cache। और जो changes डेटा में जो पहले retrieve होकर आ गया बफर कैशे के अंदर उसको अप्लाई होती हैं, और जो मॉडिफाइड डेटा होता है उसको हम कहते हैं डाटी बफर्स। Frequently the redo log writer process writes the redo log records to online log files। और जो लॉग राइटर है वो जो स्टेटस से लॉग फाइल से लॉग रिकॉर्ड्स को वहां पे जाके ऑनलाइन लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर करता है। एंड सेपरेटली द चेक पॉइंट परफॉर्म्स द चेक पॉइंट this prompt database writer to write the change data blocks into the buffer cache back to the data files। तो उसको ट्रिगर करता है जाके डेटा को जाके डेटाबेस बफर कैशे से डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर करें। A checkpoint processes modifies the control file to record that a checkpoint has been performed and updates the data file headers। और यही चेक पॉइंट कंट्रोल फाइल के अंदर भी जाके करता है कि भाई अब डेटा मॉडिफाई हो चुका है, आप वो स्टोर हो रहा है, डेटाबेस को अपडेट करो। और लॉक वो रिलीज होंगे, जैसे लॉक रिलीज होंगे तो फिर दूसरे यूजर स्पीड मॉडिफाइड डेटा को देख पाएंगे और उसका फ्लैग जाके वो उसकी डेटा फाइल्स के अंदर भी स्टोर कर देगा कि भाई यहाँ इस डेट को इस टाइम पे ये डेटा जो है मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ ओरेकल्स आर्किटेक्चर जो है फंक्शन करता है बैकग्राउंड के अंदर। अब इसके मुख्तलिफ व्यूज हैं, डेटा डिक्शनरी व्यूज हैं, डीबीए टेबल स्पेसेस हैं। आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीबी अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस कर सकते हो, आप डिस्क्राइब कर दो। तो ये जो है आपके पास अब टेबल स्पेस क्या है, हमारे पास आगे की लैब है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। डीबी अंडरस्कोर डेटा फाइल है, डीबी अंडरस्कोर टेम्परेरी फाइल है, डीबी अंडरस्कोर सेगमेंट्स है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि क्रिएट किए हुए। डेटा फाइल का व्यू है। अब ये जो डीबी अंडरस्कोर डेटा फाइल्स हैं ये एक पूरे का पूरा टेबल है। डीबी अंडरस्कोर टेम्प फाइल जो है ये जो है पूरी की पूरी जो है वो टेबल है। अलबत्ता वी डॉलर डेटा फाइल ये व्यू है जो इसके ऊपर बना हुआ है, और वी डॉलर टेम्प फाइल जो है ये भी व्यू है जो कि इसके स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर बना हुआ है। और ये मैंने लिस्ट जो है पूरी दी हुई है, वी डॉलर डेटा फाइल, वी डॉलर टेम्प फाइल, डीबीएनएस को डेटा फाइल, डीबीएनएस को टेम्प फाइल, डीबीएनएस को एक्सटेंड्स, यूजर एक्सटेंड्स, ऑल एक्सटेंड्स, डीबी फ्री स्पेस, डीबी यूजर्स। अब डीबी यूजर्स भी जो है वो
एक इंटरेस्टिंग व्यू है, पोर्टेबल है। सिलेक्ट डीप यूजर नेम, यूजर आईडी फ्रॉम DBA अंडरस्कोर यूजर्स। यूजर आईडी के अंदर जो है वो अंडरस्कोर है, तो हमारे पास ये यूजर्स दिखा रहा है। सिस सिस्टम अनोनिमस HR आउटलैंड डीप ओरेकल कॉम MDSys CT एक्सेस, ये सारे के सारे हमारे पास यूजर्स हैं और ये इनकी यूजर आईडी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे व्यूज हैं। अब इनको जो है वो क्यूरी करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ द लैब नंबर 3। उसके बाद हमारी लैब नंबर 4 होगी नेक्स्ट में, जिसमें हम ओरेकल को स्टार्टअप करेंगे और उसको शट डाउन करके जो है वो चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो लैब है वो हमारी जो है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल लैब जो है हमारी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट से। ठीक है गाइस, तो दिस इज द एंड ऑफ द लैब नंबर 3। सो इफ यू एनी क्वेश्चन तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं।